अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वेक्टर स्पेस क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके 8 एक्सियम्स पढ़े थे हमने और इस कॉन्सेप्ट को एग्जांपल्स की मदद से समझने की कोशिश की थी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता और आपने ये वीडियो भी नहीं देखी तो पहले ये वीडियो लाजमी देख लें ताकि आपको आज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर सबस्पेस। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके एक्सियम्स पढ़ेंगे, किसी सबसेट को सबस्पेस कैसे प्रूव करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को एग्जांपल्स की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कोई सेट V किसी फील्ड F पर वेक्टर स्पेस तब बनता है जब उस पर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड हो और उसके 4 एक्सियम्स, एडिशन के 4 एक्सियम्स और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के 4 एक्सियम्स होल्ड करें, यानी टोटल 8 एक्सियम्स होल्ड करें। और वो एक्सियम्स कौन से हैं? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, आइडेंटिटी लॉ, इनवर्स लॉ और इसी तरह ये 4 हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन के। ये 4 एक्सियम्स होल्ड करें तो कोई सेट वेक्टर स्पेस बनता है। जब भी हम किसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो ये नोट करना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि उस स्ट्रक्चर का कौन सा सबसेट वही सेम प्रॉपर्टीज़ पोजेस करता है और कौन सा सेट पोजेस नहीं करता। जैसे हम किसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप को ले लें तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है कि कौन से सबसेट्स इसके सब ग्रुप बनेंगे और कौन से नहीं बनेंगे। इसी तरह अब हम देखेंगे कि वेक्टर स्पेस के कौन से सबसेट्स सबस्पेस बनते हैं और कौन से सबसेट्स सबस्पेस नहीं बनते। सबसे पहले हम सब स्पेस की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अगर V कोई वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F और W उसका कोई सबसेट है तो वो W V का सब स्पेस तब बनेगा जब W इटसेल्फ वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई करे। यानी कोई सबसेट W तब सब स्पेस बनेगा जब उसकी फील्ड वही हो जो वेक्टर स्पेस की फील्ड है। उस पर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल वैसे ही डिफाइंड हो जैसे ओरिजिनल सेट V पे डिफाइंड है। इसी तरह उस पर वेक्टर स्पेस के 8 एक्सियम्स भी होल्ड करने चाहिए जो कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं। अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। वेक्टर स्पेस है हमारे पास R³ और हमने चेक करना है कि X उसकी सब स्पेस बनती है या नहीं। लेकिन उससे पहले ये नोट करना ज़रूरी है कि हमें वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशंस चेक करने की ज़रूरत नहीं है सब स्पेस के लिए, क्योंकि सब स्पेस वेक्टर स्पेस का ही सबसेट होता है और उसमें 1, 2, 5, 6, 7, 8 प्रॉपर्टीज़ मस्ट होल्ड करेंगी। एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। क्योंकि वेक्टर स्पेस के हर एलिमेंट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, इसलिए इसके सबसेट में भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। इसी तरह एसोसिएटिव लॉ वेक्टर स्पेस के हर 3 एलिमेंट्स के लिए एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है तो उसकी सब स्पेस में भी होल्ड करेगा। इसी तरह ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं 5, 6, 7, 8, ये भी होल्ड करेंगी। सिर्फ हमें क्या चेक करना होगा कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, हर एलिमेंट का इन्वर्स। इसके अलावा हमें ये भी देखना होता है कि एडिशन डिफाइंड है या नहीं और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है या नहीं। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के डिफाइंड होने का क्या मतलब है। इसके डिफाइंड होने का मतलब ये है कि क्लोजर लॉ होल्ड करना चाहिए। कोई भी 2 एलिमेंट्स लें हम वेक्टर्स के, तो इनका एडिशन बिलोंग करना चाहिए वेक्टर स्पेस में, और अगर सब स्पेस की बात हो रही है तो W में। इसी तरह स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला लॉ क्या है कि अगर हम एक एलिमेंट लें फील्ड से और एक एलिमेंट लें वेक्टर स्पेस से या सब स्पेस से, तो उनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी W को बिलोंग करना चाहिए। इसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन का डिफाइंड होना या क्लोजर लॉ का होल्ड करना। यानी किसी सब स्पेस के लिए हमें 4 कंडीशंस चेक करनी होती हैं: क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन, क्लोजर लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एडिटिव आइडेंटिटी और हर एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। अब हम चलते हैं अपनी फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। आपको गौर से देखना है कि वेक्टर स्पेस कैसे डिफाइंड हुई है और उसका सबसेट कैसे डिफाइन हुआ है जिसको हमने सबस्पेस प्रूव करना है। वेक्टर स्पेस में ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स की फॉर्म में नंबर्स हैं और ये एलिमेंट्स आ रहे हैं फील्ड R में से।
और सब स्पेस में सेकंड और थर्ड कंपोनेंट ज़ीरो है। फर्स्ट कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, कुछ भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। अब आपको एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं लिखा हुआ नज़र आ रहा कि कैसे डिफाइंड है, तो आपको यूक्लिडियन स्पेस तो लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना। इसका यही मतलब होता है कि एडिशन कंपोनेंट वाइज डिफाइंड है, यानी हमें इन दो कंपोनेंट्स को प्लस कर देना है, इन दो कंपोनेंट्स को प्लस कर देना है, इन दो कंपोनेंट्स को प्लस कर देना है। फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट में, सेकंड को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में। ये मैं सिर्फ एक मिसाल दे के समझा रही हूँ, वरना इनको प्लस नहीं करना, क्योंकि ये वेक्टर स्पेस है, ये सब स्पेस है, हमें इनको प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कंपोनेंट वाइज डिफाइंड है। अगर हम कोई एलिमेंट ले लें आर से, क्योंकि आर हमारी फील्ड है और हमने इसको आर क्यूब के किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए एक्स ए वाई और ए जेड आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं सब स्पेस की कंडीशंस को प्रूव करने की तरफ। दो क्लोजर लॉ प्रूव करने हैं हमें, एक आइडेंटिटी लॉ और एक इनवर्स लॉ। लॉ ऑफ एडिशन ये कहता है कि हम अगर कोई से दो एलिमेंट्स लें सब स्पेस में से, तो उनका एडिशन भी सब स्पेस में जाना चाहिए। तो ले लेते हैं दो वेक्टर्स यू वी सब स्पेस एक्स में से। एक्स में किस तरह के एलिमेंट्स हैं? एक्स में उस तरह के एलिमेंट्स हैं जिसका सेकंड और थर्ड कंपोनेंट जीरो हो और फर्स्ट कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है। तो यू ले लेते हैं हम x1 0 0 और वी ले लेते हैं x2 0 0। इनको ऐड करने पे आ जाएगा x1 + x2 0 और 0। और हमारी सब स्पेस में इसी तरह के एलिमेंट्स हैं जिनका फर्स्ट कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेकंड और थर्ड कंपोनेंट ज़ीरो होना चाहिए। इसका मतलब है ये वेक्टर बिलोंग कर जाएगा x में और क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन होल्ड कर जाएगा। नेक्स्ट प्रूव करना है हमें क्लोजर लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो एक एलिमेंट ले लेते हैं फील्ड का, फील्ड है हमारे पास रियल नंबर्स की, और एक एलिमेंट ले लेते हैं सब स्पेस का। और हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइंड है कि ए मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके हर कंपोनेंट के साथ, ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद ज़ीरो ही आ जाएगा, AX1 0 0 आ जाएगा। और हमारी सब स्पेस में भी इसी तरह के एलिमेंट्स हैं जिसका फर्स्ट कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेकंड और थर्ड कुछ भी का मतलब है कि रियल नंबर्स से बिलोंग करना चाहिए। सेकंड और थर्ड कंपोनेंट 0 0 होना चाहिए, तो ये बिलोंग कर जाएगा एक्स में सब स्पेस में। इसका मतलब है कि क्लोजर लॉ होल्ड करता है। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो जिस सेट को हमने सब स्पेस प्रूव करना है वो सेट ऑलरेडी ऐसा है जिसका सेकंड और थर्ड कंपोनेंट ज़ीरो है, और फर्स्ट कंपोनेंट पे भी ज़ीरो आ सकता है क्योंकि ज़ीरो बिलोंग करता है रियल नंबर को। तो यही हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है और ये होल्ड कर रही है। तो हमारा आइडेंटिटी लॉ प्रूव हो चुका। अब हमें इन्वर्स लॉ होल्ड करवाना है, यानी वेक्टर स्पेस है हमारी आर क्यूब और इसका सब सेट है एक्स। इस एक्स को असल में हम सब स्पेस प्रूव करवा रहे हैं ना, तो इसके हर एलिमेंट के लिए इन्वर्स, हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। एक्स में एलिमेंट्स किस तरह के हैं? x 0 0। तो क्योंकि x का अपोजिट -x, x का एडिटिव इन्वर्स -x बिलोंग करता ना, जैसे अगर 2 बिलोंग कर रहा है आर में तो इसका इन्वर्स -2 भी आर में बिलोंग कर रहा है। इसी तरह 3 के लिए -3, 5 के लिए -5, कोई भी नंबर है उसका एडिटिव इन्वर्स आर में ऑलरेडी बिलोंग कर रहा है। इस तरह -x 0 0 x का इन्वर्स बन जाएगा और ये x में बिलोंग करेगा। यहाँ मैंने आर गलती से लिख दिया था, यहाँ x आता है। तो सब स्पेस की सारी कंडीशंस फुलफिल हो चुकी हैं, यानी x सब स्पेस बन जाएगा। अब इन्हीं कंडीशंस को थ्योरम की फॉर्म में लिख दिया गया है। थ्योरम ये कहता है कि अगर वेक्टर स्पेस है कोई v और w उसका कोई सबसेट है, तो w सब स्पेस तब बनेगा जब उस पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, ज़ीरो बिलोंग करे, एडिशन डिफाइंड हो, यानी क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन होल्ड करे, क्लोजर लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करे। इन्वर्स लॉ यहाँ पे मेंशन नहीं है और उसको अलग से मेंशन करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो इन दोनों को मिलाकर वो ऑलरेडी आ जाएगा। वो कैसे? क्योंकि फील्ड में -1 मस्ट बिलोंग करेगा, और जब -1 x से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -x, और x + -x 0 हो जाएगा। यानी यही हमारा इन्वर्स लॉ होता है कि हर एलिमेंट के लिए ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जिसको उसमें प्लस करें तो आंसर 0 आए।
अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 करने जा रहे हैं। वी सेट है हमारे पास सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 ओवर द फील्ड आर, और डब्ल्यू सेट है हमारे पास सेट ऑफ ऑल डायगोनल मैट्रिसेस। अब हमें ये देखना है कि क्या डब्ल्यू एम टू टू की सब स्पेस है या नहीं। तो इसके लिए हमें कौन सी 3 कंडीशन चेक करनी होती हैं? क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन, क्लोजर लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन और आइडेंटिटी। क्लोजर लॉ के लिए हमें 2 एलिमेंट्स लेने होते हैं डब्ल्यू से, यानी सब स्पेस से, W1 और W2, और हमें ये देखना है कि W1 प्लस W2 W में जाता है या नहीं। तो हमारा वेक्टर स्पेस का वो सबसेट जिसको हमने सब स्पेस प्रूव करना है वो किस तरह का है? वो ऐसा सेट है जिसमें 2x2 मैट्रिसेस हैं और ऐसे मैट्रिसेस हैं जो डायगोनल हैं, यानी जिनके डायगोनल कंपोनेंट्स के अलावा बाकी कंपोनेंट्स 0 0 हैं। और हमें लेना है W1 और W2 यहाँ से। W1 क्या आ जाएगा? A1 0 D1, A1 0 0 D1, और W2 ले लेंगे A2 0 0 D2। इनको हमें प्लस करना है। तो प्लस कैसे करेंगे? कंपोनेंट वाइज एडिशन डिफाइंड है। A1 प्लस A2, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, D1 प्लस D2। इनको प्लस करके 0 प्लस 0 को प्लस करके 0 ही आएगा, और A1 प्लस A2 और D1 प्लस D2 ऐसे ही रहेगा। अब ये जो हमारा आंसर आया है ये भी इसी फॉर्म का है ना, जिसके डायगोनल कंपोनेंट्स के अलावा बाकी कंपोनेंट्स 0 हैं। इसका मतलब है ये W में बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन होल्ड कर जाएगा। फर्स्ट कंडीशन तो होल्ड कर चुकी, अब हमें क्लोजर लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक करना है कि ये होल्ड करता है या नहीं। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए हम एक एलिमेंट फील्ड का लेते हैं और एक एलिमेंट लेते हैं सब स्पेस का। फील्ड है हमारे पास R, फील्ड से एलिमेंट ले लेते हैं कोई अल्फ़ा, और सब स्पेस से W1। W1 किस तरह के एलिमेंट्स हैं? जिसके डायगोनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हैं, बाकी एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। तो अल्फ़ा को जब हम W1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा अल्फ़ा A1, अल्फ़ा मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा। इसी तरह नीचे अल्फ़ा मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा और अल्फ़ा D1 आ जाएगा। तो हमारे जो एलिमेंट्स हैं सब स्पेस में वो इसी तरह के हैं ना, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं? नॉन ज़ीरो हैं, बाकी एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स भी बिलोंग कर जाएगा W में, और क्लोजर लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड कर जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि इस सेट में, W सेट में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो ये वाले एलिमेंट्स हमारे ऑलरेडी 0 हैं। A की जगह और D की जगह पे हम 0 ले सकते हैं ना, इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये असल में R से ही बिलोंग कर रहे हैं, और R से मतलब रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, और 0 भी एक रियल नंबर होता है। तो ये सेट बिलोंग कर जाएगा इस W में, ये मैट्रिक्स बिलोंग कर जाएगा W में। इसका मतलब है कि ये सब स्पेस बन जाएगी, क्योंकि हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं। क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन भी हो चुका है, क्लोजर लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हो चुका है, और आइडेंटिटी लॉ भी होल्ड कर गया है। Hence, W is the subspace of vector space over the field R. अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में सेट तो वही है वेक्टर स्पेस का M22, लेकिन जिस सेट को हमने सब स्पेस प्रूव करना है, यानी जो सब सेट V का लिया है हमने, वो थोड़ा चेंज है। उसमें हमने ऐसे एलिमेंट्स लिए हैं जिनका ट्रेस, यानी जिसका सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 0 है। वेक्टर स्पेस की फील्ड तो मेंशन है R है, लेकिन इसके सबसेट W की फील्ड मेंशन नहीं है। इसको मेंशन करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है वेक्टर स्पेस वाली फील्ड ही इसकी भी होगी। और एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जब डिफाइंड ना हो, लिखे हुए ना हो, तो उसका यही मतलब होता है कि कंपोनेंट वाइज एडिशन है या यूजुअल एडिशन डिफाइंड हुई है। तो हम बढ़ते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ और चेक करते हैं कि WM22 का सब स्पेस बनता है या नहीं। W से हमें 2 एलिमेंट्स लेने हैं, W1 और W2, और उनको प्रूव करना है उनका सम क्या है, W में बिलोंग कर रहा है। W1 ले लेंगे A1 B1 C1 D1। अब क्योंकि W में इस तरह के एलिमेंट्स हैं जिनके डायगोनल्स का सम इक्वल्स टू 0 है, तो इसका मतलब है इसके डायगोनल्स को भी प्लस करने से 0 आएगा, और W2 के डायगोनल्स को भी प्लस करने से 0 आएगा। हमें प्रूव ये करना है कि W1 प्लस W2 बिलोंग करना चाहिए W सबसेट में। तो जब हम W1 और W2 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा A1 प्लस A2, B1 प्लस B2, C1 प्लस C2 और D1 प्लस D2। अगर हम ये प्रूव कर दें कि इन 2 एलिमेंट्स का सम 0 के इक्वल है, तो प्रूव हो जाएगा कि W1 प्लस W2 बिलोंग करता है W सबसेट में।
A1 प्लस A2 प्लस D1 प्लस D2 लिख लेंगे। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, A1 और D1 को इकट्ठा और A2 D2 को इकट्ठा, प्लस की फॉर्म में लिखना है, बेशक जिसको मर्जी पहले लिख लो। तो A1 प्लस D1 हमें पता है 0 के इक्वल है। इसी तरह A2 प्लस D2 0 के इक्वल है। वहाँ से 0 और 0 लगा देंगे और 0 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये W1 प्लस W2 बिलोंग कर गया है W में और क्लोजर लॉ होल्ड कर गया है। अब हमारा सेकंड लॉ है क्लोजर लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए हम एक एलिमेंट लेते हैं फील्ड से, तो अल्फा ले लेंगे फील्ड से, और एक एलिमेंट लेते हैं सबसेट से जिसको सबस्पेस प्रूव करवाना होता है। तो एक एलिमेंट हम ले लेंगे W से W1, अल्फ़ा और W1 को मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा अल्फ़ा A1, अल्फ़ा B1, अल्फ़ा C1 और अल्फ़ा D1। अगर इनको डायगोनल एलिमेंट्स को प्लस करें तो 0 आ जाए तो प्रूव हो जाएगा कि अल्फ़ा W1 बिलोंग करता है W में। तो हमारी ट्रेस इक्वल आ जाएगी अल्फ़ा A1 प्लस अल्फ़ा D1 के। जब अल्फ़ा कॉमन लेंगे तो आ जाएगा A1 प्लस D1, और A1 प्लस D1 0 के इक्वल है। ये कहाँ से 0 के इक्वल आया? ये यहाँ से 0 के इक्वल आया क्योंकि W1 बिलोंग कर रहा है W में। तो इसकी जगह 0 लगा देंगे, अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और क्लोजर लॉ होल्ड कर जाएगा। अब अगर हम W सेट को गौर से देखें तो इसमें इस तरह के एलिमेंट्स हैं जिसमें B और C कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। लेकिन A और D पे एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि इनको प्लस करने से 0 आना चाहिए, यानी 0 और 0 भी ले सकते हैं हम क्योंकि इनको प्लस करने से भी 0 आ रहा है। और यही हमारा एडिटिव आइडेंटिटी वाला मैट्रिक्स है इस सेट के लिए, 2x2 मैट्रिसेस के सेट के लिए। इसका मतलब है कि एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि ट्रेस जो है वो 0 के इक्वल ही आ रही है इस केस में भी। तो इसका मतलब है कि W हमारी सबस्पेस बन जाएगी क्योंकि क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन, क्लोजर लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन और आइडेंटिटी लॉ एग्जिस्ट कर चुका है। उम्मीद है कि आपको आज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अगली वीडियो में हम वेक्टर स्पेसेस को कंटिन्यू करेंगे और सम ऑफ सबस्पेसेस, इंटरसेक्शन ऑफ सबस्पेसेस, यूनियन ऑफ सबस्पेसेस को चेक करेंगे कि वो सबस्पेस बनता है या नहीं।